वेलकम बैक एवरीवन। आज हम अपनी रीजनिंग की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। इस सीरीज में आज हमारा 8th सेशन होगा। रिसेंटली अभी रेलवे आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट हुआ है, जिसका एनालिसिस हमने अपने इसी आंकलन यूट्यूब चैनल पर पोस्ट किया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है, जिसमें आपको यही वाला पेपर एज इट इज सॉल्व करने को दिया गया है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और उस लिंक पर जाकर आप ये टेस्ट जो कंडक्ट कराया गया था उसको फिर से सॉल्व करके देख सकते हैं और देखिए कि आपका स्कोर कितना आता है। आप हमारी इन वीडियोस को देख रहे होंगे, साथ साथ मैथ्स, रीजनिंग, जीके ये सभी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है ये सभी वीडियोस। कई क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इन वीडियोस में से। और गूगल प्ले स्टोर से आप आकलन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको वेरियस एग्जाम की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम लिंक है उसे आप ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। आज का पहला सवाल है, सम ट्रीज आर प्लांट्स एंड ऑल बुशेस आर प्लांट्स। यानी कि टी जो कि ट्रीज को डिनोट करता है, इसका कुछ हिस्सा प्लांट्स में है जो कि पी है। ऑल बुशेस आर प्लांट्स, लेकिन जो बुशेस हैं सभी झाड़ियां वो पौधों के अंदर ही आई हैं। बी आया है पी के अंदर। हमें नहीं पता टी और बी में कोई लिंक है या नहीं। इसको बनाने का एक और तरीका क्या हो सकता है कि ये तो है टी और इसका सम कुछ हिस्सा है पी में। हो सकता है कि बी भी इसे टच करे। ये पॉसिबिलिटी है, श्योर नहीं है। इन दोनों में से कोई एक ही डायग्राम होगा एक बारे में। पहला निष्कर्ष देखते हैं। एटलीस्ट सम ट्रीज आर बुशेस। कम से कम कुछ पेड़ ऐसे हैं जो झाड़ियां हैं। क्या कुछ टी ऐसे हैं जो बुशेस हैं ही हैं? बिल्कुल भी नहीं। पहला तो गलत हो जाता है क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं है। दूसरा देखते हैं, इस वाले में हो सकता है लेकिन ये श्योर नहीं है कि ये डायग्राम होगा ही। दूसरा देखते हैं, सम ट्रीज आर डेफिनेटली नॉट बुशेस। कुछ ट्रीज ऐसे हैं जो पक्का बुशेस है ही नहीं। यानी कि कुछ ट्री ऐसे जरूर हैं जो कि बुश नहीं होंगे। वी आर नॉट श्योर। ये भी हो सकता है कि पूरा बी यहीं पर ही आ गया हो। जब तक हमें कंफर्म नहीं होता तो हम इसको कोई पॉसिबिलिटी को हम श्योर नहीं रख सकते। आंसर हो जाएगा डी। ये दोनों ही कंक्लूजन गलत है एंड द आंसर इज नीदर कंक्लूजन फॉलोज। इसमें पहला स्टेटमेंट है, सम डोर्स आर वॉल्स। कुछ डी डब्ल्यू है। ऑल वॉल्स आर फ्लोर्स। ये जो पूरा डब्ल्यू है ये पूरा है फ्लोर के अंदर। ये हो गया एफ। ऑल फ्लोर्स आर रूम्स। अभी जो पूरा फ्लोर है ये भी रूम्स के अंदर है। ये पूरा एफ हो गया आर के अंदर। सम रूम्स आर विंडोज। कुछ आर जो रूम्स है इसका कुछ हिस्सा विंडो है। ये हो गया डब्ल्यू आई। अब देखते हैं इसका पहला निष्कर्ष क्या लिखा है इन्होंने। ऑल वॉल्स आर रूम्स। सभी कमरे जो आर है, जितने भी डब्ल्यू है, ये वाला जो वॉल है ये पूरा का पूरा आर के अंदर है। बिल्कुल, डब्ल्यू तो इससे बाहर है ही नहीं, डब्ल्यू पूरा का पूरा अंदर है। पहला करेक्ट है। सम रूम्स आर डोर्स। कुछ आर का हिस्सा है जो डी में है। हाँ बिल्कुल, आर का कुछ हिस्सा डी में जरूर है, ये भी करेक्ट है। देन सम रूम्स आर वॉल्स। कुछ रूम वॉल्स हैं। आर का कुछ हिस्सा डब्ल्यू के अंदर है। डब्ल्यू तो पूरा आर के अंदर है बट आर का कुछ हिस्सा डब्ल्यू के अंदर है, ये भी करेक्ट है। सम फ्लोर्स आर डोर्स। कुछ एफ का हिस्सा है जो डी में है। डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो ट्रू, सो योर आंसर विल बी डी। ऑल कंक्लूजन फॉलोज। इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल डेस्क आर रूम्स, सम रूम्स आर हॉल्स। यानी पूरा डी आर के अंदर है। सम रूम्स आर हॉल्स, आर का कुछ हिस्सा एच में है। ऑल हॉल्स आर लीव्स, और पूरा का पूरा एच एल के अंदर है। नाउ फर्स्ट कंक्लूजन कहता है, सम लीव्स आर डेस्क। क्या कुछ एल ऐसे हैं जो डी है? यस, वी आर नॉट श्योर, क्योंकि सीधे सीधे डेस्क में और लीव में कोई रिलेशन नहीं बता रखा। डेस्क में और रूम में है,
रूम का हिस्सा लीव में है, लेकिन डी कनेक्ट होगा, ये हो भी सकता है यहाँ तक आए, हो भी सकता है नहीं आए, तो पहला श्योर नहीं है। दूसरा, सम हॉल्स आर डेस्क, एच का कुछ हिस्सा डी में है, डेफिनेटली नॉट। वही पहले वाले की तरह, जब डी हमें पता ही नहीं है डी एग्जैक्टली यहाँ प्लेस है या यहाँ तक है, हम नहीं कह सकते। सम लीव्स आर रूम्स, एल का कुछ हिस्सा आर में है, हाँ ये बिल्कुल सही है, एल और आर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो इट्स डी, ओनली थर्ड फॉलोज। सम डोर्स आर विंडोज, यानी कुछ डी डब्ल्यू है। सम विंडोज आर लैम्प्स, कुछ विंडोज कुछ डब्ल्यू एल है। एंड ऑल लैम्प्स आर कैंडल, ये जो एल है ये पूरा का पूरा सी के अंदर है, कैंडल्स में। पहला निष्कर्ष देखते हैं। सम कैंडल्स आर डोर्स, क्या कुछ सी डी में है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो अलग अलग है, कैंडल एक तरफ है, डोर एक तरफ है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, सम कैंडल आर विंडोज, सी का कुछ हिस्सा डी में है, सी का कुछ हिस्सा डब्ल्यू में है। वेल ऐसा है क्योंकि कैंडल पूरा है और कैंडल के अंदर विंडोज आ रहा है, सेकंड ठीक है। थर्ड देखते हैं, सम लैम्प्स आर डोर्स, अगेन डी बिल्कुल अलग है और एल बिल्कुल अलग है, इन दोनों में भी कोई रिलेशन नहीं है, सो ओनली सेकेंड विल बी करेक्ट। इसका आंसर सही हो जाएगा बी, ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलोज। सम टाउन्स आर विलेजेस, टी का कुछ हिस्सा वी में है। सम विलेजेस आर लेन्स, वी का कुछ हिस्सा एल में है। सम लेन्स आर हैमलेट्स, एल का कुछ हिस्सा एच में है। आपको इनके मीनिंग से कोई मतलब नहीं होता, आपको सिर्फ ये देखना होता है, इनको एक सिंबॉलिक फॉर्म में ले लीजिए और उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब पहला निष्कर्ष है, सम हैमलेट्स आर विलेज, कुछ हैमलेट विलेज है, एच इधर है वी इधर है, क्या कोई रिलेशन है? नो, नॉट एट ऑल, फर्स्ट गलत है। सम लेन्स आर टाउन्स, एल और टी, अगेन एल इधर है टी इधर है, कोई रिलेशन है? नो। सम हैमलेट्स आर टाउन्स, कुछ एच टी है, बिल्कुल भी नहीं, टी इधर है एच अलग है, बिल्कुल ही नहीं, इसका एक भी करेक्ट नहीं है, सही आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। चूज द ऑल्टरनेटिव विच क्लोजली रिजेंबल्स द मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है। हम काफी टाइम से वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक वाटर इमेज वाला होता है और एक मिरर इमेज। मिरर इमेज में हम क्या करते हैं कि ये आपको ये वाला मेन फिगर है तो इसके इस साइड आपको एक मिरर प्लेस करके देखना होता है कि इस मिरर के हिसाब से यहाँ पर कैसी रिफ्लेक्शन बनेगी। अगर आप फर्स्ट देखिए, फर्स्ट तो एज इट इज है, हो ही नहीं सकता क्योंकि जो इधर लेफ्ट में होता है वो इधर आ जाना चाहिए था और जो इधर राइट में है वो इस तरफ आना चाहिए था, ऐसे तो होना चाहिए था, लेकिन ये तो सेम है, फर्स्ट गलत प्रॉब्लम है। सेकंड में बिल्कुल भी नहीं, ये इसकी मिरर इमेज नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि आप ये वाला पोर्शन देखो, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसमें वर्टिकल खड़ी हुई लाइनें हैं, सेकंड भी गलत हो जाता है। थर्ड देखो, थर्ड में तो गलत है, व्हाइट पोर्शन है नीचे, इसमें व्हाइट पोर्शन ऊपर कर दिया, सही बचता है फोर्थ, आप इसे चेक भी कर लो, बिल्कुल एज इट इज है, ये ब्लैक पोर्शन है उसके ऊपर ये वर्टिकल लाइन्स है, ये हॉरिजॉन्टल और ये व्हाइट, एकदम करेक्ट, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, हमें बताना है इस दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। सबसे पहले आप ये वाला देखो, ये हो गया एक, इस तरीके से, फिर यहाँ पर हुआ ये दूसरा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बिल्कुल स्मॉलेस्ट ट्राइंगल मैंने लिया है। अब इनको मिलाना शुरू करो, ये इन दो से बना एक, ये एक हो गया 9, ऐसे ये हुआ 10, देन 11 एंड देन 12, यहाँ तक आ गए 12। अब और बड़े ट्राइंगल देखो, ये वाला, ये पूरा एक, ये हो गया 13, ऐसे इधर आ जाएगा 14, इस तरीके से, फिर ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर 15 और ये आ जाएगा 16। यहाँ तक हमारे कितने बन चुके हैं, आप इस फिगर को याद रख सकते हो, इस फिगर में कितने ट्राइंगल निकले हैं, 16 ट्राइंगल। ना भी याद रखो तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। इसमें चेक करते हैं, 1 2 3 4, उसके अलावा फिर हो जाएगा
5 ये पूरा, ऐसे ही 4 बनेंगे, 6 ये वाला, ऐसे फिर 7 और फिर 8 हो गए यहाँ तक हमारे। अब उसके बाद 16 अलग हो चुके हैं, 8 अलग हो चुके हैं, कितना हो चुका अभी तक हमारा 24। अब ये देखो दो सबसे बड़े ट्राइंगल बनेंगे ये वाले, एक ये है कंप्लीट ट्राइंगल और ऐसे ही इसका ऑपोजिट 24 और 2 ये हो गए कितने टोटल 26। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका बी, 26 इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर, इसमें हमें बताना है जो मिसिंग नंबर है वो कितना है। नॉर्मली आप इसमें ऐसा देख सकते हो कि अगर 13 और 7 से किस रिलेशन से 27 आ जाए तो हमारे लिए वो मिसिंग नंबर खोजना आसान हो जाएगा। 13 और 7, 7 को आप मल्टीप्लाई करो 2 से, 7 2 ज़ा 14 और 13 में ऐड करो तो ये आ जाएगा 27। ऐसे 45 को ऐड करो 2 से, ये हो गया 90 प्लस 54 144। 31 को भी मल्टीप्लाई करो 2 से, ये हो जाएगा 62। तो ऊपर कितना नंबर रहा होगा, माइनस कर दो नीचे वाले में से, माइनस करेंगे ये आंसर आ जाएगा 6। करेक्ट आंसर विल बी बी। अगेन फाइंड द मिसिंग नंबर, इसमें भी हमें बताना है कि कौन सा होगा यहाँ पे ये नंबर। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से आएंगे। 3 और 5 को अगर आप देखो और यहाँ पे 6 और 3 हमें 39 लेकर आना है। अगर 3 3 ज़ा करें कितना आ जाएगा 9, 6 5 ज़ा करें 30, दोनों को ऐड करो आ गया 39। ऐसे ही 4 4 ज़ा यानी ऑपोजिट जो नंबर है हमको मल्टीप्लाई करो 16 और 5 7 ज़ा 35 ऐड करोगे तो आ गया 51। सिमिलरली 3 और 4 को मल्टीप्लाई करो 12, 5 और 5 को मल्टीप्लाई करो 25, कितना आ जाएगा 37। करेक्ट आंसर विल बी बी। फाइंड द मिसिंग कैरेक्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ भी हमें यही करना है, मिसिंग नंबर ढूंढना है। ये आपको देखते ही पैटर्न समझ में आ रहा होगा। 5 और 4 अगर मैं इन्हें ऐड करूंगी तो आ जाएगा 9, इन्हें मल्टीप्लाई करूंगी तो आ जाएगा 20। 3 और 8 व्हेन आई विल ऐड देम ये आ जाएगा 11, मल्टीप्लाई करूंगी तो आ जाएगा 24। 9 और 4 ऐड करेंगे तो 13, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 4 ज़ा 36। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। In the following question, which set of letters sequentially placed will complete it? इसमें आपको ये बताना है कि यहाँ पे हम क्या ऐसे लेटर्स रखें, ऑप्शन वाइज इसमें चलना होता है हमें और फिर हमें देखना होता है सही पैटर्न बन रहा है। जैसे अगर मैं फर्स्ट को रखूँ, सबसे पहले है आई, देन एच एंड देन एफ, ये है ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फिर है एस, ये आ जाएगा यहाँ, फिर डबल एफ है तो एक एफ यहाँ और एक एफ यहाँ, फिर आई और एस। इसी तरीके से आप बी वाले को भी चेक कर सकते हैं, पहले आई फिर एस फिर एफ, ऐसे ही आपको ऑप्शन वाइज देखना होता है। अब देखना होता है किसमें आपको सही पैटर्न मिल रहा है। पहला अगर देखें तो एफ आई एस एच, क्या बन गया ये यहाँ तक फिश, ऐसे ही एफ आई एस एच फिश, तो ये सही एक पैटर्न बन गया। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉपर नाउन ही बनना चाहिए कि किसी चीज़ का नाम ही हो, लेकिन एक ऐसा पैटर्न जो रिपीट हो इस तरीके का बनना चाहिए। तो ए इसको पूरी तरह से सेटिस्फाई करा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ये भी पहले की तरह ही है, इसको रख के देखते हैं। इसमें ये चार लेटर्स हमारे पास ए बी सी सी, इसको रख के देखो तो ए ए बी सी ए बी सी ए सी सी ए, यानी फर्स्ट पैटर्न में ऐसा कुछ भी प्रॉपर एक पैटर्न नहीं बन रहा फर्स्ट ऑप्शन से जो रिपीट हो। दूसरे को रख के देखते हैं, ए बी ए सी, यानी कि अभी कितना हो जाएगा हमारा ए बी सी ए बी सी ए, चार बार ए आ गया। अचानक से या तो सब में आता तो बी भी गलत है, इसका भी कोई पैटर्न नहीं। सी रख के देखते हैं, ए पहले रखेंगे देन बी एंड देन सी, तो बन गया ए बी सी ए सी ए बी सी एंड देन ए, आगे अगर फिर से सी आ जाएगा तो फिर ये सही पैटर्न बन जाएगा। पैटर्न क्या बन रहा है, ए बी सी देन ए सी और फिर से ए बी सी एंड देन ए, ये यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है।
तो यानी इसमें आप देख सकते हैं एक सही पैटर्न आप पकड़ पा रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इन वर्ड्स को आपको डिक्शनरी में आए हुए अक्षरों के हिसाब से अरेंज करना है। जैसे सबसे पहले हमारा इसमें क्या आएगा, पी आर ई, तो आप देख पा रहे हैं सब में कॉमन है, तो पी आर ई यहाँ तक तो सब में कॉमन है, पी। अब फिर बचा एम और एल, तो इनमें पहले क्या आता है, एल आता है, एल के बाद एम आएगा। तो यानी कि सेकेंड और फोर्थ में हमको देखना है पहले क्या आएगा। एल के बाद क्या है, एक में यू है फिर आई है, तो ये सबसे पहले आ जाएगा प्रिलिमिनरी। उसके बाद एल वाला ही दूसरा हो जाएगा, ये प्रेल्यूड दूसरे नंबर पर आ जाएगा। अब देखते हैं एम वाले। एम वाले आपके पास है, एम ओ है इसमें, देन एम आई है, एम आई है। तो अब हम थर्ड और फिफ्थ में देखेंगे। एम आई के बाद यहाँ पे सी है, यहाँ पे यू है, तो सी पहले आता है, प्रेमिस हो जाएगा, और फिर आएगा प्रीमियम फोर्थ नंबर पर। फिर लास्ट में आपके पास आएगा प्रीमोनिशन। तो इसका सही ऑर्डर क्या बन जाएगा, 4 2 3 5 1, यानी कि सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में आपको ये देखना होता है कि कौन सा जो सेट ऑफ लेटर्स है वो उसको सही में इसमें सही पैटर्न बनाएगा। जैसे पहले की बात करें तो पहले है बी, देन पी, एस, एम और पी। क्या इसमें कोई पैटर्न बना है, आर बी, एस पी, पी एम, एस के, एस बी, एम आर? बिल्कुल भी नहीं, ए गलत है। बी का चेक करो, के, आर, के, एस और पी। आर के, एस आर, पी एम, एस के, इसमें भी ऐसा कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। सी को चेक करते हैं इससे। सी वाले ऑप्शन में क्या है, सबसे पहले के, देन बी, आर, पी और एस। आर के, एस बी, पी एम, आर के, एस बी, पी एम, आर के, एस। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक सही पैटर्न रिपीट हो रहा है, आर के, एस बी, पी एम। ऐसा नहीं कि ये कोई प्रॉपर वर्ड है, लेकिन यही चीज इसमें दोबारा से आ रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 37 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो। एक श्रृंखला में 37 लड़के खड़े हैं जो स्कूल की बिल्डिंग की ओर उन्होंने मुंह कर रखा है। अश्विनी बाएं सिरे से 15वां है। यदि वह 6 स्थान दाएं की ओर स्थानांतरित हो जाता है, यानी कि अश्विनी is 15 from the left. If he shifted 6 places to the right, then what is his position from the right end? तो दाएं सिरे से उसका स्थान क्या होगा, ये इसमें हमें बताना है। अश्विनी की पोजीशन कितनी है, सबसे पहले तो वो 15वें स्थान पे खड़ा है, लेफ्ट से अगर हम बात करें इधर से। लेकिन फिर कहा गया कि वो 6 स्थान और आगे स्थानांतरित हो गया, अब वो आ गया 21वें नंबर पर। अच्छा, टोटल कितने बॉयज थे उस क्लास में, 37। अश्वनी किस नंबर पर आ गया, लेफ्ट की तरफ से 21 पर आ गया, तो 37 माइनस 21। और ये इसका तरीका होता है कि जितने टोटल नंबर ऑफ बॉयज है वो ले लो, जो लेफ्ट से पोजीशन है वो ले लो, और +1, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक कॉमन नंबर कट जाता है, इसलिए इसको हमें +1 करना होता है। इससे जब आप निकालोगे तो ये आ जाएगी कि राइट से उसकी पोजीशन क्या है। सो ही इज 17th फ्रॉम दी राइट। चूज दी ऑड नंबर्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें बताना है इसमें विषम संख्या कौन सी है। लाइक 22 और 44, हमें बताना है इसमें ऐसा क्या होगा कि कौन सा गलत है पेयर। 45 16 25, 18 164, 24 464। अभी तक आपने नोटिस किया होगा तो 2 2 का स्क्वायर 4, ऐसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, तो ये बन गया 44। 4 और 5 की बात करें, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, वही लिखा है। 18 की बात करें, 1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर 64। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, ये होना चाहिए था, बट दिस इज रॉन्ग। तो इसमें रॉन्ग कौन सा है, डी। इसमें हमें इस श्रृंखला में देखकर एक इतने के बताने हैं, टोटल के नहीं गिनने, वो वाले के गिनने हैं जिनके पहले तो एन हो तथा बाद में यू हो। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, ये वाला के है, इसके पहले तो एन है लेकिन बाद में यू है, नहीं, एस है, गलत हो जाएगा। ये वाला के, इसके पहले एन है, बिल्कुल भी नहीं, तो ये भी गया। इसको देखो, इसके पहले एन है और बाद में यू है, तो पहला तो यही हो गया। दूसरा ये रहा, इसके पहले एन है बाद में यू, ये भी हमें सही मिल गया। इसके पहले तो एन है लेकिन बाद में यू नहीं है, तो ये भी नहीं होगा।
कितने नंबर ऑफ केस हमको मिल गए ऐसे? 2 नंबर ऑफ केस। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल आकलन को सब्सक्राइब करें। और आपको आकलन ऐप में इस तरह की और भी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, इसलिए आप इसको डाउनलोड ज़रूर करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आरआरबी एग्ज़ाम का जो अभी कंडक्ट कराया गया था उसकी टेस्ट सीरीज भी दे रखी है, तो आप उसी एग्ज़ाम को इसमें प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, यदि 27 मार्च 1995 को 27 मार्च 1995 को मंडे था, सोमवार, तो 1 नवंबर 1994 को कौन सा दिन था? यानी हमें बैक में जाना है। अगर 27 मार्च 1995 का आपको डे दे रखा है, 94 का आपसे पूछा गया है। कैलेंडर के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या देखते हैं? नंबर ऑफ ऑड डेज। ऑड डेज यानी जब पूरा सप्ताह निकल जाता है 7 से डिवाइड होकर तो कितने एक्स्ट्रा डेज बच रहे हैं। तो हमें जब बैक में जाना है तो हमें देखना होगा कि कितनी बात करूँ तो 1995 में अभी हमारे पास 3 ही महीने शुरू हुए। जनवरी के कितने हुए? 31। फैब के कितने हुए? क्योंकि एक लीप ईयर तो नहीं है ये, तो 28। और मार्च के कितने डेज हुए? 27 की बात करें तो 27। इनका टोटल आ जाता है आपके पास। और हाँ, इसमें 1994 भी ऐड कर लो। 1994 में 4 नवंबर से पूछा, 1 नवंबर को पूछा गया ना आपको कि कौन सा दिन था, तो नवंबर और दिसंबर का ऐड होगा। नवंबर के होगा इसमें 29 डेज, क्योंकि टोटल 30 होते हैं लेकिन एक हमारा पहले ही हट चुका है। और दिसंबर की हम बात करें तो कितने हो जाएंगे? 31 डेज। इन सब का जब हम टोटल करेंगे ये आ जाएगा 146। ऑड डेज निकालने का तरीका क्या है? इसको 7 से डिवाइड कर दो, 20 टाइम्स चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 6, यानी 6 ऑड डेज बच रहे हैं। अब जब नंबर ऑफ ऑड डेज आपके पास आ गए तो सीधे इसको माइनस कर दो जो दिन आपको दिया गया था। 1995 में 27 मार्च को कितना था? मंडे था। मंडे में से 6 ऑड डेज यानी 6 सिंपल जो दिन है आप उनको माइनस करोगे, कितना आ जाएगा? 7 होते तो वापस वही से आ जाता, लेकिन क्योंकि 6 है तो ट्यूसडे आ जाएगा, एक नंबर आगे। इसका सही आंसर आ जाएगा। फाइंड एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 एंड 9 ओ क्लॉक। 8 और 9 के बजे के बीच में किस समय घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में तो होंगी लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं होंगी? Will the hands of clock will be in the same straight line but not together? ये हमको बताना है 8 से 9 बजे के बीच में। अगर हम 8 बजे का टाइम देखें तो ये होगा। 8 बजे के बाद आपको अब ये देखना है, ये तो हो गया उसका आवर हैंड और ये हो गया उसका मिनट हैंड। कब ऐसा होगा कि ये सेम लाइन में होंगे? 8 से 9 बजे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतना ही तो हो सकता है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं। यानी 8:40 नहीं ले सकते हम, बस यही ले सकते हैं 8:10। ये हमको देखना है। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो मिनट हैंड होता है उसे हमें कितना चलाना पड़ेगा? 10 मिनट चलाना पड़ेगा ना। 10 मिनट चलाना होगा, मिनट हैंड को गेन करना होगा 10 मिनट, ताकि वो पूरा 8 से 30 मिनट आगे हो जाए, तभी तो सेम स्ट्रेट लाइन में होगा ये। अब इसके लिए क्या करना होगा, ये चीज आप याद रखो कि 55 मिनट्स आर गेन्ड इन 60 मिनट। जब भी हम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, 60/55 से जितना भी नंबर है उसको डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 55 मिनट वो गेन कर रहा है पूरे के पूरे 1 घंटे में, यानी 60 मिनटों में। तो 10 मिनट में वो मिनट हैंड कितना गेन करेगा, ये निकालने का तरीका है। इसको आप सीधे सीधे भी याद रख सकते हो, ये क्योंकि आपका कैंसिल चला जाएगा, 5 से चला जाएगा 12/11, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व होकर 10/11 पास्ट 8। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इफ द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया इन 1980 फॉल्स ऑन सैटरडे, यानी कि ये जो 26 जनवरी 1980 है उस दिन क्या था? शनिवार था। उसी साल एक्स पैदा हुआ 3 मार्च 1980 को, और जो वाई है वो उससे 4 दिन बड़ा है, एक्स से 4 दिन बड़ा है, यानी एक्स से 4 दिन पहले वो पैदा हो चुका है। तो वाई का बर्थडे किस दिन होगा ये हमको बताना है इस क्वेश्चन में। 1980 26 जनवरी की बात करें, उस दिन हमें दे रखा है सैटरडे है। और जो एक्स है, एक्स किस दिन पैदा हुआ है? 3 मार्च 1980 को। कितने ऑड डेज हुए तब तक? जनवरी के हो गए 5, क्योंकि 26 दिन तो निकल चुके हैं,
और 31 टोटल दिन होते हैं, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5। फेब्रवरी के, क्योंकि 1980 क्या है, एक लीप ईयर है। लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, वो नंबर 4 से डिवाइड होना चाहिए। लास्ट की 2 डिजिट्स भी अगर 4 से डिवाइड हो जाती है तो इट मीन्स वो नंबर डिवाइड हो रहा है। तो फेब्रवरी के हो जाएंगे 29, क्योंकि वो लीप ईयर है। और मार्च के कितने दिन, सिर्फ 3 ही दिन तो निकले, क्योंकि 3rd को उसका बर्थडे था। टोटल आ गए हमारे पास 37 ऑड डेज। और जो 37 ऑड डेज हैं, अब इसको हम 37 तो टोटल है, इसको हम डिवाइड किससे करेंगे ऑड डेज के लिए, 7 से। 35 चला जाएगा 5 टाइम्स, कितना बचेगा 2। 2 नंबर ऑफ ऑड डेज बचे। संडे को हम क्या मानते हैं, 0 ऑड डे, देन मंडे को 1 और ट्यूसडे को 2 ऑड डेज। तो यानी कि उसके बर्थडे दिन, एक्स के बर्थडे वाले दिन क्या रहा होगा, ट्यूसडे। वाई इससे 4 दिन पहले पैदा हुआ है, ट्यूसडे से 4 दिन पहले जाओगे क्या आ जाएगा, फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे क्या है, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। तो वाई किस दिन पैदा हुआ, फ्राइडे को। इन ए सर्टेन कोड रॉक को लिखा जाता है 12। किस तरीके से लिखा गया होगा ये हमें देखना है। MCPDE को लिखा जाता है 20, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। देखो रॉक में कितने लेटर्स हैं, नंबर ऑफ लेटर्स है 4। इसका एक माइनस कर दो 3 आ जाता है, 4 3 जा 12। ये आपको प्रैक्टिस से ही समझना पड़ता है कि कौन सी इसमें ट्रिक लगी होगी। ऐसी हम बात करें MCPDE, कितने नंबर ऑफ लेटर्स है 5। माइनस कर दो इसके एक कम से 4 से, तो यहाँ आ जाएगा 20। ये आ गया। तो आपको इसका बताना है, यानी आपको नंबर ऑफ लेटर्स से मतलब रखना है। लेटर क्या है, उनसे अल्फाबेट से आपको कोई मतलब नहीं रखना। कितने हैं इसमें, 6 हैं। 6 को एक कम से हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 30। योर आंसर विल बी सी। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड्स, इसमें हमें बताना है जैसे जेपी एजी से रिलेटेड है, ऐसे यूटी किससे रिलेटेड होगा। जे की अगर हम बात करें तो जे में कितना, जे का नंबर क्या होता है 10। और 10 की बात करें तो 1 + 0 कितना हो जाता है 1। ऐसे ही ए, और ए जो ये है 1, 1 किसे डिनोट करता है, ए को, यानी जे से आ गए ए पर। पी की बात करते हैं, पी का नंबर कितना है अल्फाबेटिक ऑर्डर में 16। 1 + 6 होता है 7, और 7 किसे रिप्रेजेंट करता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में जी। तो बन गया जे पी से ए जी बना। ऐसे ही हमें यू और टी का देखना है। यू कितने नंबर पर आता है 21, और टी कितने नंबर पर आता है 20। तो अब यहाँ से देख लो आप, 21 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, और ये आ जाएगा 2 + 0 2, 3 यानी कि सी, 2 यानी कि बी। आंसर हो जाएगा सी बी, मीन्स डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसमें फिर से हमें जो रिलेटेड वर्ड हो सकते हैं MRCT से किस तरीके से PUFW रिलेटेड है, वो देखकर हमें बताना है QNPU से क्या होगा। तो आप हर एक लेटर में 3 प्लस करो, M + 3 P, R + 3 U, C + 3 F और T + 3 W। आ गया। इसी तरीके से आप देख लो QNPO, इन सब में 3 3 आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, Q + 3 T, N + 3 Q, P + 3 S और O + 3 R। C विल बी योर करेक्ट आंसर। इसमें आपको बताना है कि कैसे कोई एक वर्ड बाकी सबसे अलग है। सैंडस्टोन यानी बलुआ पत्थर, बेसॉल्ट, ग्रेनाइट या फिर प्यूमाइस यानी झावा। इसमें से अगर आप देखें जो सैंडस्टोन है वो एक सेडिमेंट्री रॉक है। आपने टाइप्स ऑफ रॉक्स पढ़े होंगे। सबसे पहले होता है हमारा इग्नियस, जो कि आग्नेय होता है, यानी कि जो वोल्केनो होता है उसमें से निकलने वाला जो मैग्मा होता है उसकी वजह से जो जम जाता है वो चीजें बन जाता है इग्नियस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स कौन से होते हैं, जिनमें ऐसे लेयर्स बनती हैं इस टाइप के, प्रॉपर आपको उसकी कटिंग कटिंग उसमें दिखेगी। जब आप उसे कहीं से भी तोड़ेंगे तो उसमें लेयर्स दिखती हैं। तो ये सैंडस्टोन जो है ये एक सेडिमेंट्री रॉक है। बाकी जो तीनों के हैं, तीनों हैं बी सी और डी, वो इग्नियस रॉक्स हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इफ नीना से, नीना कहती है कि अनीता के पिता रमन, यानी कि यहाँ हम बना लेते जो अनीता है उसके फादर रमन, वो मेरे ससुर महिपाल के इकलौते पुत्र हैं। जो रमन है वो महिपाल, यानी यहाँ अगर हम बात करें नीना की, इसके फादर इन लॉ जो इसके ससुर हुए महिपाल,
उनके इकलौते बेटे हैं, यानी महिपाल के जो सन हुए वो हुए रमन, और रमन की बेटी हुई अनीता। तो अनीता की बहन बिंदु, यानी अनीता की ही सिस्टर है बिंदु, वो महिपाल से किस तरीके से संबंधित है? बहुत सिंपल है, नीना और रमन क्या हो गए हैं? हस्बैंड वाइफ। ये महिपाल इनके फादर हैं, तो अनीता और बिंदु क्या हो गई? इनकी ग्रैंड डॉटर्स हो गई हैं, यानी कि इनकी पोतियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पोती। ये थे आज के सवाल। आप इन क्वेश्चंस को हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलें। हमारे यूट्यूब चैनल आकलन को सब्सक्राइब करें, उसमें आपको बहुत अच्छी वीडियोस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेस्ट सीरीज का लिंक है, वो अभी जो रिसेंटली आरआरबी का एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसका रियल एग्जामिनेशन वाला आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं, किस तरीके से वो एग्जाम हुआ था उसको आप जरूर वहां जाकर अटेम्प्ट करें। और भी टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से आकलन आपको डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको समझ में आई है, ये क्वेश्चंस, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।